शुरुआत में कहा, यकीन मानिए आज लगा ही नहीं कि दुनिया के एक शक्तिशाली नेता की मां का अंतिम संस्कार हो रहा है। आज लगा ही नहीं कि वीआईपी कल्चर वाले वायरस से ग्रस्त एक देश में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की मां को अंतिम विदाई दी जा रही है। आज लगा ही नहीं कि जिस देश में किसी छोटे मोटे नेता के छींकने भर से प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टरों की लाइन लग जाती है, उस देश के प्रधानमंत्री की मां का इलाज ही सिर्फ सरकारी अस्पताल में नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का इलाज ही सिर्फ सरकारी अस्पताल में नहीं हुआ, बल्कि उनके पार्थिव शरीर को एक साधारण से सरकारी शव वाहन में शमशान घाट ले जाया गया। सरकारी शव वाहन में शमशान घाट ले जाया गया। इसलिए मैंने कहा लगा ही नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अंतिम संस्कार। हीराबा ने अपने जीवन के 100 साल सादगी से बिताए और वो सादगी से ही चली गई। देश को इस दरअसल सादगी की शायद आदत नहीं है, इसलिए आज हम आपको सादगी वाले संस्कारों की तस्वीर दिखाएंगे और बेटे को तराश कर हीरा बनाने वाली हीराबा की संपूर्ण कहानी आज देश देखेगा। आप इस दुनिया को आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं। विश्लेषण की शुरुआत करें। एक वो जिनके पास मां है, एक वो जिन्हें मां का प्यार कभी नसीब नहीं हुआ, जिनके पास मातृशक्ति होती है, उनमें वो बदलाव लाने की भी क्षमता होती है जिनके बारे में कई बार हम सोच भी नहीं सकते हैं, कई बार हम कल्पना तक करना मुश्किल होता है। वो मातृशक्ति से बदलाव आता है। अपनी मां से प्रेरणा लेकर ही ऐसे बदलावों की शुरुआत करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का आज 100 साल की उम्र में दुखद निधन हो गया। वो बुधवार से अहमदाबाद के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती थी। आज जहां सुबह 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। आप सोचिए, हीराबा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां थी, लेकिन उनका इलाज एक सरकारी अस्पताल में चल रहा था। जबकि हमारे देश में कोई छोटा मोटा नेता, मैंने बताया ना, कोई छींक भी देता है ना तो उसे बड़े से बड़े प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती करा दिया जाता है। डॉक्टर्स की एक फौज खड़ी हो जाती है उनके इलाज में। ये वीवीआईपी कल्चर है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं था। बेटा मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन उन्होंने कभी अपने बेटे के नाम पर वीआईपी कल्चर का फायदा कभी नहीं उठाया और ना ही प्रधानमंत्री ने खुद अपने परिवार को इसका कोई फायदा पहुंचाने की कोशिश की। सुबह 6:02 पर खुद प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट करके देश को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने हीराबा की एक तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्म योगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन सम्मानित रहा है। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले ट्वीट करके देश को इस दुखद समाचार की जानकारी दी। यह खबर जिस समय आई, मतलब सुबह के वक्त, तब यकीन मानिए तब पूरा देश सोकर अभी ठीक से उठा भी नहीं था। लेकिन जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो ज्यादातर लोग सोचने लगे कि प्रधानमंत्री की मां का निधन हुआ है तो जरूर उनके अंतिम दर्शन के लिए लंबी चौड़ी यात्रा निकलेगी, उन्हें सलामी दी जाएगी, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। लेकिन इन सबके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के सुबह 7:30 बजे अहमदाबाद पहुंचे और वहां से वो गांधीनगर के रायसेन गांव में अपने छोटे भाई पंकज मोदी के घर गए। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा रहा करती थी और इसी घर में उनका पार्थिव शरीर लाया गया था। ये सब ऐसा ही था जैसे किसी भी मिडिल क्लास फैमिली में, किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार में होता है। परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही था। लगा ही नहीं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। आप सोचिए, एक सामान्य से मोहल्ले में मौजूद एक सामान्य से घर में प्रधानमंत्री दाखिल होते हैं। बाहर कुछ रिश्तेदारों और आस पड़ोस के लोगों की भीड़ होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और अपनी मां के पार्थिव शरीर के दर्शन करने एक कमरे में पहुंच जाते हैं। कमरे में पहुंचकर प्रधानमंत्री ने अपनी मां के पार्थिव शरीर के दर्शन किए, उनके चरण छूकर उन्हें प्रणाम किया। आप गौर करेंगे ना तो हीराबा का पार्थिव शरीर किसी, जो आप देख भी रहे हैं, किसी ग्लास के बक्से में, आप देखते हैं ना वीवीआईपी कल्चर, किसी ग्लास के बक्से में नहीं रखा गया था। जैसे होता है ना बड़े बड़े नेताओं, वीवीआईपी सेलिब्रिटीज की मृत्यु के बाद रखा जाता है और लोग लाइन में लगकर उस ग्लास बॉक्स पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि देते हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी मां की अर्थी को कांधा दिया।
मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके कंधों पर 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों का बोझ है। लेकिन किसी भी बेटे के लिए अपनी मां को कांधा देना शायद सबसे भारी होता है। इसके बाद नरेंद्र मोदी अपने मां के पार्थिव शरीर के साथ शव वाहन में बैठे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ये वो तस्वीर। अच्छा, इस शव वाहन को भी देखिए। ये भी एक सरकारी शव वाहन था। वीवीआईपी के मृत्यु के बाद उन्हें और उनके परिवार को शमशान घाट तक ले जाने वाला एयर कंडीशन कोई शव वाहन नहीं था, सरकारी शव वाहन। ये देखिए आप। और ये आखिरी बार था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जीवन की सबसे बड़ी मार्गदर्शक, सबसे बड़ी टीचर और सबसे बड़ी मेंटोर के इतना करीब बैठे थे, एक सरकारी शव वाहन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां एक सरकारी शव वाहन में, सरकारी अस्पताल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हीराबाद से बात तो नहीं कर सकते थे, लेकिन शायद एक मौन संवाद के जरिए उन्होंने आखिरी बार अपनी मां को धन्यवाद जरूर किया होगा और मन ही मन कहा होगा कि अगर आप प्रेरणा ना बनती तो मैं एक प्रचारक से देश का प्रधान सेवक संभवतः नहीं बन पाता। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शमशान घाट पहुंचे, लेकिन इस बीच ना तो कोई ट्रैफिक जाम लगा, समझिएगा इसको, ना कोई ट्रैफिक जाम लगा, ना लोगों की भीड़ उमड़ी, कोई वीवीआईपी मूवमेंट, ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ ऐसा था बहुत ही सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार की तरह हो रहा था, बिल्कुल मिडिल क्लास जैसा होता है। अर्थी को कांधा देने के समय से लेकर शमशान घाट में अंतिम संस्कार करने तक सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके परिवार के कुछ लोग थे, बहुत गिने चुने लोग थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके विपरीत जब हमारे देश में किसी राजनेता या वीवीआईपी की मृत्यु होती है, दुखद मृत्यु, तो उनके अंतिम संस्कार तक के लिए कई दिनों का इंतजार किया जाता है। लोगों के दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को कई दिनों तक किसी महत्वपूर्ण स्थान पर रख दिया जाता है। उनकी अंतिम यात्रा के लिए ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, रास्ते बदल दिए जाते हैं। अंतिम संस्कार होने के बाद उनकी याद में एक बड़ा सा समाधि स्थल कई एकड़ भूमि में बना दिया जाता है। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो एक आम नागरिक की तरह सादगी के साथ अपनी मां के साथ अंतिम संस्कार से जुड़ी क्रियाएं करते नजर आए, अपनी मां को मुखाग्नि दी और आखिरी बार हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां को प्रणाम किया। करीब 1 घंटे के अंदर हीराबा को अंतिम विदाई दे दी गई। ऐसा ही आपके और संभवतः हमारे घरों में होता है अगर कैसी कोई दुखद मृत्यु हो। लेकिन इस देश में बड़े लोगों की मृत्यु भी उन्हें वीआईपी कल्चर वाले संस्कारों से दूर नहीं कर पाती। हमने कहा ना, आज आपको सादगी के संस्कारों का संपूर्ण विश्लेषण दिखाएंगे। मतलब जितना बड़ा नेता या जितना बड़ा सेलिब्रिटी होता है ना, उसके अंतिम दर्शन में उतनी ज्यादा भीड़ होती है, उतने ही ज्यादा मीडिया कवरेज होती है, उसके जाने की चर्चा कई दिनों तक मीडिया और सोशल मीडिया में चलती रहती है। लेकिन आम लोगों के मामले में ऐसा नहीं होता। जिस सादगी से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अंतिम विदाई दी गई, उसने देश के हर उस आदमी ने जुड़ाव महसूस किया होगा जिसने कभी ना कभी किसी अपने को खोया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पंचतत्व में विलीन हो रही थी, तो शायद मोदी की नाम आंखों के सामने वो पूरा जीवन चक्र एक रिकैप के तौर पर चल रहा होगा, जिसके केंद्र में उनकी मां थी। वो मां जिसकी मातृशक्ति ने उन्हें मातृभूमि की सेवा करने की प्रेरणा दी, जिसकी कोख से निकलकर उन्होंने खुद को कर्म योग के कठिन रास्ते पर चलने के लिए तैयार किया। इस दौरान मोदी की आंखें नम थीं, वो रोए नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि मां के आगे यूं कभी खुलकर नहीं रोना। जहां बुनियाद हो इतनी नमी अच्छी नहीं होती। और प्रचारक से प्रधानमंत्री तक का सफर तय करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन की सबसे मजबूत बुनियाद हीराबेन थी, हीराबा थी, जिन्होंने उन्हें सिखाया था, काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। हीराबा ने यह बात नरेंद्र मोदी को तब कही थी जब वो इस साल जून में अपनी मां के 100वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मिलने पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक ट्वीट करके अपनी मां के साथ अपने इस संवाद का जिक्र किया। ये 18 जून, ये जो तस्वीर 18 जून 2022 की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मां के जन्म दिवस पर उनसे मिलने गांधीनगर गए थे, तब उन्होंने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही हीराबा के पैर धोए थे और उस पानी को किसी चरणामृत की तरह अपनी आंखों और माथे पर लगाया था।
ये संस्कार, ये सादगी के संस्कार। हमने आपको बताया ना, आज मोदी के या नरेंद्र के हीरा बनने की पूरी कहानी आपको बताएंगे। नरेंद्र के हीरा बनने की पूरी कहानी और सादगी के संस्कारों का संपूर्ण विश्लेषण। ये तस्वीरें बताती है, यकीन मानिए, कि मोदी ने सार्वजनिक जीवन में रहने की वजह से भले ही अपनी मां के साथ ज्यादा समय ना बिता पाए हों, वो बिताना तो हर कोई चाहता है, लेकिन नेशन फर्स्ट। लेकिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक नरेंद्र मोदी के लिए उनके मां के चरण की शक्ति का केंद्र थे। और आप इसे मां की दी हुई प्रेरणा ही कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हीराबा के अंतिम संस्कार के थोड़ी देर बाद ही, सुनिएगा गौर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हीराबा के अंतिम संस्कार के, अपनी मां के अंतिम संस्कार के थोड़ी देर बाद ही ड्यूटी पर लौट आए। प्रधानमंत्री के तौर पर अपने दिन भर के कार्यक्रमों को पूरा करने में जुट गए। ये तस्वीर और ये समर्पण बताता है, संस्कारों का समर्पण। शमशान घाट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे राजभवन पहुंच गए, 11 बजे, और वहां से उन्होंने पश्चिम बंगाल के हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच दौड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को आज ही के दिन मां के अंतिम संस्कार करने के बाद, मुखाग्नि देने के बाद, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये वो तस्वीर हरी झंडी दिखाई। ये तस्वीर है, बहुत बड़ा संदेश है इस तस्वीर में, बहुत बड़ी सीख है। नेशन फर्स्ट, यहां हम अपने परिवार को सबसे पहले रखते हैं। प्रधानमंत्री के लिए देश ही परिवार है। प्रधानमंत्री को इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए खुद पश्चिम बंगाल दरअसल जाना था, लेकिन वो नहीं जा पाए, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही उन्होंने इसके लिए पश्चिम बंगाल के लोगों से माफी भी मांगी। प्रधानमंत्री ने माफी मांगी। इस दौरान उनकी आंखें भी, अगर हम ध्यान से देखेंगे, वो डबडबाई हुई थी। मां को खोने का दर्द उनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता था। चेहरा उतरा हुआ था प्रधानमंत्री का, और चेहरे पर कष्ट, दुख था। उनकी आंखें थोड़ी दबदबाई हुई थी शायद। लेकिन मोदी इतने बड़े निजी नुकसान के बाद भी अपने कर्तव्य पथ से पीछे नहीं हटे, बल्कि जा नहीं पाए बंगाल, इसके लिए उन्होंने वहां के लोगों से माफी मांगी कि मैं आ नहीं पाया, मुझे आना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का जन्म 1923 में हुआ था, यानी कि भारत की आजादी से 25 साल पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां ने अपने जीवन के 25 साल गुलाम भारत में गुजारे, और उन्होंने वो सारी परेशानियां देखी। कहानी जरूर सुनिएगा। उन्होंने वो सारी परेशानियां देखी जिसकी आज की पीढ़ी कल्पना भी नहीं कर सकती है। इस साल जून में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबा के 100वें जन्मदिन पर उनसे मिलने गांधीनगर गए थे ना, तब उन्होंने अपनी मां के नाम एक चिट्ठी लिखी थी। वो मैं एक चिट्ठी आज लेकर आया हूं। ये 12 पन्नों की चिट्ठी। 12 पन्नों की इस चिट्ठी में, ये एक ब्लॉग के जरिए उन्होंने एक संवाद देश से किया था, और एक चिट्ठी थी। उन्होंने अपने और अपनी मां के संबंधों को लेकर हर वो बात लिखी थी जो सार्वजनिक जीवन में उनके लिए प्रेरणा बनी। इस चिट्ठी के कुछ अंश आज मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, जिन्हें सुनकर आप समझ जाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों और सार्वजनिक जीवन में उनके आचरण के पीछे उनकी मां के दिए हुए संस्कार और उनकी मां की दी हुई सीख ही रही है। वो इस चिट्ठी की शुरुआत में अपनी मां के बचपन का जिक्र करते हुए लिखते हैं। वो लिखते हैं कि मेरी मां का जन्म मेहसाणा जिले के विसनगर में हुआ था, वडनगर से बहुत दूर नहीं। मेरी मां को, उन्होंने आगे लिखा कि मेरी मां को अपनी मां यानी कि मेरी नानी का प्यार नसीब नहीं हुआ था। ये वो तथ्य हैं जो शायद अब तक आपके सामने नहीं आए होंगे। 1 शताब्दी पहले आई वैश्विक महामारी का प्रभाव तब बहुत वर्षों तक रहा था। उस महामारी ने मेरी नानी को भी मेरी मां से छीन लिया था। उन्होंने बताया, हीराबा यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां तब कुछ ही दिनों की रही होंगी। उन्हें मेरी नानी का चेहरा, उनकी गोद कुछ भी याद नहीं है। आप सोचिए, मतलब उन्होंने लिखा कि मेरी मां का बचपन मां के बिना ही बीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का बचपन उनकी मां के बिना ही बीता। वो अपनी मां से जिद नहीं कर पाई, उनके आंचल में सिर नहीं छुपा पाई। मां को अक्षर ज्ञान भी नसीब नहीं हुआ। उन्होंने स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा। उन्होंने देखी तो सिर्फ गरीबी और घर में हर तरफ अभाव। हम आज के समय में इन स्थितियों को जोड़कर देखें तो कल्पना कर सकते हैं कि मेरी मां का बचपन कितनी मुश्किलों भरा रहा। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। शायद ईश्वर ने उनके जीवन को इसी प्रकार से गढ़ने की सोची थी। आज उन परिस्थितियों के बारे में मां सोचती है। वो कहती हैं कि ये ईश्वर की इच्छा रही होगी, लेकिन अपनी मां को खोने का, उनके चेहरे तक ना उनका चेहरा तक ना देख पाने का दर्द उन्हें आज भी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द।
हीराबा, समझिएगा, हीराबा जब सिर्फ 6 महीने की थी तब उनकी मां की मृत्यु, यानी कि नरेंद्र मोदी की नानी, उनकी मृत्यु एक महामारी की वजह से हो गई थी। तब भारत समेत पूरी दुनिया में स्पेनिश फ्लू फैला हुआ था और इससे भारत में 1 से सवा करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। स्पेनिश फ्लू 1911 से लेकर 1921 के बीच का ये दशक भारत के इतिहास का पहला दशक था जब भारत की आबादी बढ़ने की बजाय घट गई थी। इसका कारण थी 100 साल पहले आई महामारी। हीराबा ने एक महामारी की वजह से बचपन में ही 6 महीने की उम्र में ही अपनी मां को खो दिया। मोदी उनके इस दुख को अच्छी तरह समझते हैं और शायद कोविड के खिलाफ उनकी प्रतिबद्धता। आप समझिए कैसे हमने बताया कि आज की योजनाएं सीख कहां से है। शायद कोविड के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मोदी सरकार की प्रतिबद्धता अपनों को खोने के दुख से ही उपजी है। पहली चीज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां के नाम इस चिट्ठी में आगे लिखते हैं, वड़नगर के जिस घर में हम लोग रहा करते थे वो बहुत ही छोटा था। उस घर में कोई खिड़की नहीं थी, कोई बाथरूम नहीं था, कोई शौचालय नहीं था। कुल मिलाकर मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत से बना वो 1-1.5 कमरे का ढांचा ही हमारा घर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखते हैं, उसी में मां, पिताजी, हम सब भाई बहन रहा करते थे। इस छोटे से घर में मां को खाना बनाने में कुछ सहूलियतें रहे, इसलिए पिताजी ने घर में बांस की फट्टी और लकड़ी के पटरों की मदद से एक मचान जैसी बनवा दी थी। वही मचान हमारे घर की रसोई भी थी। मां उसी पर चढ़कर खाना बनाया करती थी और हम लोग उसी पर बैठकर खाना खाया करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, चाहे कम कीमत पर गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनवाना हो। अब समझिए योजना की प्रेरणा, चाहे कम कीमत पर गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनवाना हो, जिसके तहत लगभग 2 करोड़ घर बनवाए जा चुके हों, चाहे स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हो, या फिर उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देना ताकि उन्हें चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिल सके। यकीन मानिए सब जन कल्याणकारी योजनाएं इसलिए संभव हो पाई क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां को देश की करोड़ों गरीब महिलाओं की तरह उन चुनौतियों से संघर्ष करते हुए खुद अपनी आंखों से देखा था। मोदी ने इस चिट्ठी में आगे लिखा था कि घर चलाने के लिए 2-4 पैसे ज्यादा मिल जाए ना। उन्होंने आगे लिखा इस चिट्ठी में है कि घर चलाने के लिए 2-4 पैसे ज्यादा मिल जाए ना, इसके लिए मां दूसरों के घरों में बर्तन मांझा करती थी। हीराबेन समय निकालकर चरखा भी चलाया करती थी हीराबा, क्योंकि उससे भी कुछ पैसे जुट जाते थे। प्रधानमंत्री ने लिखा, कपास के छिलके से रुई निकालने का काम, रुई से धागे बनाने का काम, ये सब कुछ मां खुद किया करती थी। उन्हें डर रहता था कि कपास के छिलकों के कांटे हमें चुभ ना जाए। अब आप सोचिए, जिस व्यक्ति ने गरीबी को इतनी करीब से देखा हो, जिनकी मां ने खुद घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में बर्तन मांजे हों, उस व्यक्ति को गरीबों के लिए योजनाएं बनाने की प्रेरणा कहां से मिलती होंगी। देश के 80 करोड़ गरीबों को 2023 तक गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन देने का ख्याल कहां से आया होगा। सोचिए अब आप। सितंबर 2015 में जब फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग भारत आए थे, तब उनसे बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां का जिक्र करते हुए वो भावुक हो गए थे। उन्होंने हीराबा के संघर्ष के दिनों को याद करते हुए क्या कहा था, आज पूरे देश को वो सुनना चाहिए। जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने
अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बातचीत में कहा कि जो दुख उनकी मां ने देखा वही दुख देश की लाखों करोड़ों महिलाओं या माताओं को भी देखना पड़ता है। इसलिए देश की करोड़ों महिलाओं के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता को आप उनकी मां की दी हुई सीख भी कह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले संघ के प्रचारक से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री पद तक का सफर उन्होंने तय किया। वो 12 साल तक उस पद पर रहे। पिछले करीब 10 वर्षों से वो देश के प्रधानमंत्री हैं। सार्वजनिक जीवन में ने उन्हें हमेशा अपनों से दूर रखा। वो चाहकर भी उन्हें समय नहीं दे पाए। लेकिन ये हीरा बा के ही संस्कार थे जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तराशा और उन्हें वो बनाया जो वो आज हैं। ये उनकी मां का ही प्रेम था, वात्सल्य था, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की लाखों करोड़ों मांओं का दर्द समझने की क्षमता दी। और व्यस्त होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब समय मिला वो अपनी मां के पास गए, उनसे प्रेरणा हासिल की। मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर की एक कविता की 2 पंक्तियां हैं जिनमें वो कहते हैं, हिसाब लगाकर देख लो दुनिया के हर रिश्ते में कुछ आधा अधूरा निकलेगा। एक मां का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। और मां के इसी प्रेम की महिमा ने एक देश के तौर पर भारत को वो बनाया जो वो है। कैकेयी की वजह से जब भगवान राम को वनवास झेलना पड़ा था, तब कैकेयी राम से प्रेम करने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी शत्रु बन गई थी। लेकिन प्रभु श्री राम ने कैकेयी को कुमाता मानने से इंकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। यही वजह है कि वाल्मीकि रामायण में भगवान राम कहते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी, यानी जन्म देने वाली, जननी यानी जन्म देने वाली, और माता और जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। मां और महिलाओं के प्रति सम्मान के इसी भाव की वजह से आज जहां ईरान जैसे देश में महिलाएं अपनी आजादी के लिए लड़ रही हैं, तब भारत में महिलाएं हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर रही हैं। द्रौपदी मुर्मू के रूप में पहली आदिवासी महिला का देश का राष्ट्रपति बनना भी इसी महिलाओं के प्रति इसी सम्मान का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां की कहानी सिर्फ एक मां और बेटे की कहानी नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि एक महिला सादगी भरा जीवन जीते हुए भी अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दे देती है कि वो विश्व पटल पर हीरे की तरह चमकने लगे। तो मोदी और हीराबा की कहानी देश के हर मध्यम वर्गीय परिवार के मां बेटों के रिश्तों की कहानी है, जिसमें वीआईपी कल्चर वाला अहंकार नहीं बल्कि सादगी वाले संस्कार शामिल हैं। और ये संस्कार ही हीरा मां को, मतलब हर मां को हीराबा और हर बेटे को नरेंद्र जैसा कर्मयोगी बना सकते हैं। और इस सेगमेंट के आखिर में आपको कर्मयोग का एक और शानदार उदाहरण देते हैं। साल 1909 की बात कर लेते हैं एक बार जल्दी से, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल बैरिस्टर के तौर पर एक केस लड़ रहे थे। इस बीच उन्हें एक तार प्राप्त हुआ, समझिएगा, जिसमें उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाने की खबर थी। सरदार पटेल ने वो तार अपनी जेब में रख लिया और 2 घंटे तक कोर्ट में बहस करते रहे। 2 घंटे बाद वो केस जीत गए। तो आसपास के लोगों ने उनसे पूछा कि वो केस छोड़कर अपनी पत्नी को देखने क्यों नहीं लौट गए। तब सरदार पटेल ने जवाब दिया कि उस समय वो अपना फर्ज निभा रहे थे और उनके मुवक्किल ने उन्हें न्याय पाने के लिए शुल्क दिया, इसलिए वो अपने कर्म से पीछे नहीं हट सकते थे। ये उदाहरण हमने आपको इसलिए दिया ताकि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरदार पटेल के बहाने समझ पाएं कि कर्तव्य पथ पर चलते हुए कर्मयोगी कैसे बना जाता है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।